स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। हमारा टारगेट एग्जामिनेशन में फुल स्कोर करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हमारा कोई डाउट भी नहीं रहेगा और हम एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, वो भी इजीली विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या हमारी अप्रोच होगी और हम क्या क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करेंगे। चलिए समझते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 अप्रोच। सर हमारी अप्रोच रहेगी कॉन्सेप्चुअल। क्या रहेगी? कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच का मतलब सिंपल सा ये है कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जब हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको सॉल्व कर लेंगे। क्या मतलब है इसका? मतलब ये हुआ कि जो आपकी बुक है, लेट्स कॉल एनसीईआरटी, उसमें क्वेश्चंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 एंड सो एंड सो फोर्थ, उसमें ऐसे क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं। पर ध्यान रहे हम बिल्कुल ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3। नो, हम इस अप्रोच को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, अब चाहे वो क्वेश्चन नंबर 7 हो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 6 हो, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, मतलब उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम पहले सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व करते करते तब क्वेश्चन नंबर 7 तक जाएंगे। नो, हम आपकी बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम बुक के तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट सीख सीख कर सॉल्व करेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है वो पहले सॉल्व हो जाए क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट पहले आ जाए, और ऐसा पॉसिबल है कि जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है वो बाद में सॉल्व हो क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बाद में आए। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। बिल्कुल आप डोंट वरी, चिंता ना करें बिल्कुल भी, मैं आपको इस तरह से टीच करूंगा कि आपका रत्ती भर भी डाउट नहीं रहेगा, आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं स्टडी मटेरियल। जो सीबीएसई है, जो आपकी नोडल एजेंसी है, जो आपके एग्ज़ाम कराती है सीबीएसई, ठीक है, वो ये बोलती है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि जो उसका एग्ज़ाम आएगा वो एनसीईआरटी एक टेक्स्ट बुक होती है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और एक होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सीबीएसई बोलता है कि इन दो बुक से हमारा एग्जाम आएगा, आप इनको पढ़ें और रेफर करें। ठीक है, पर हम एक बात समझते हैं बहुत डिटेल में। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है तो 80 मार्क्स में से जो 50 मार्क्स का पेपर है वो इन दोनों बुक से सॉल्व हो जाएगा। क्या मतलब है? अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है तो उसमें से 50 मार्क्स का पेपर ऐसा आता है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एज इट इज आता है, मतलब जो कि त्यों आता है। ठीक है, तो आप उसको पढ़कर 50 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जो नेक्स्ट 20 मार्क्स हैं उसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेज। और वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी PYQ, इसका अर्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसके बाद में आप इन बुक्स को पढ़ने के बाद में जो नेक्स्ट 20 मार्क्स का सफ़र है, जो आपकी जर्नी है, उसको पूरा करने के लिए आपको PYQ पढ़ने पड़ेंगे। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके लास्ट 10 to 15 ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको उन क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपको सीबीएसई का जो ट्रेंड है वो कैसे कैसे क्वेश्चन मॉडिफाई करती है, फ्रेम करती है, आपको समझ में आ जाए और आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ऐसा होगा कि आपके एग्जामिनेशन में जो PYQ है वो PYQ या तो रिपीट होके आएगा
या उसी पीवाईक्यू में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होके आएगा, ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखना। और जो लास्ट के आपके 10 मार्क्स हैं, वो 10 मार्क्स आप स्कोर तब कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्या चीज? कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता होगा, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि इसमें केस स्टडी आती है और केस स्टडी को समझने के लिए आपको उस चीज़ की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और हमारा फोकस होगा कि हम अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्डअप करें, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल मैं आपके इन वीडियोस में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये दोनों बुक कवर कर दूंगा वेरी इजीली, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ठीक है। आपको ना तो टेक्स्ट बुक्स की टेंशन लेनी है कि एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे, नहीं, सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वो, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोस में यानी आपके लिए मैंने वो इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से मैंने उनको एक ऑर्डर में रखा है, एक सीक्वेंस में रखा है। उसके बाद में जब हम सारा मैथ्स पढ़ लेंगे, है ना, उसके बाद में मैं आपके लिए जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं इन पीवाईक्यू की एक सीरीज अपलोड कर दूंगा, वीडियोस विद सॉल्यूशंस और बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आप इसको खुद को एक बार चेक कीजिए कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। वैसे तो आप सब पानी में नहीं रहते हैं क्योंकि आप, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल नहीं है। चलिए करिए। आप में से कोई मछली नहीं है, डॉल्फिन नहीं है आप में से कोई है। चलिए, इफ x इज द फैक्टर ऑफ n देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अगर x n का फैक्टर है तो इनमें से कौन सा पक्का ट्रू होगा, मस्ट बी ट्रू, ये बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, इनमें से कौन सा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर और इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो इसको ऑप्शन दे रहे होंगे, इसको बता रहे होंगे कि ये इसका आंसर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर डी है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो फैक्टर, आपको फैक्टर पता होना चाहिए, ये बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही आवश्यक है ना। जैसे आपको खाना आवश्यक है, जीना आवश्यक है, वैसे ही आपको फैक्टर पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए सर, फैक्टर जो होता है, फैक्टर का एक दूसरा नाम होता है, दैट्स कॉल्ड डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। और डिवाइजर का मतलब होता है विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, ठीक है जी, जो डिवाइड करे। आप एक बात समझें बहुत अच्छे से, एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझाता हूं मैं। राइट द फैक्टर्स ऑफ 24, 24 के फैक्टर्स लिखिए। तो आप एक बात समझते हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है? डिवाइजर। तो या तो हमसे आप ये बोलो कि फैक्टर लिखने हैं, या आप क्या बोलो कि डिवाइजर लिखने हैं। और डिवाइजर क्या होता है? जो डिवाइड देता है, विच डिवाइड्स। तो हमको 24 के ऐसे डिवाइजर लिखने हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, सिंपल। तो एक तो 1 होगा क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है, समझ में आती है बात। फिर 2 होगा क्योंकि 2 भी 24 को डिवाइड करता है। 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, यानी फिर 8 भी होगा, फिर 12 भी होगा, फिर खुद से 24 होगा। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल। तो 24 के जो फैक्टर्स हैं वो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे एक बात और पूछ लूं अच्छे से, लिखिए भाई, राइट द फैक्टर्स ऑफ 36। तो आप क्या बोलेंगे फिर? आप बोलेंगे एक तो 1,
कि 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 तो सबका फैक्टर है। फिर क्या होगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 18, फिर 36। क्लियर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, फिर आपको खुद समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए, राइट द फैक्टर्स ऑफ लेट्स से 28। ठीक है, तो 28 के कौन कौन से फैक्टर होंगे जरा आप मुझे बताएं एक बार अच्छे से। तो 1 होगा क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है, 2 होगा, देन 4 होगा, देन 7 होगा, देन 14 होगा, देन खुद से 28 होगा। क्लियर और नॉट? ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की। क्या सर? ऑब्जर्व ये करना था कि जब मैं 24 के फैक्टर्स लिख रहा हूं तो जो 1 है, 1 तो सभी का फैक्टर है। एक बार देखिए ध्यान से, तो कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर को 1 तो डिवाइड करता ही है, और क्योंकि डिवाइड करने वाला फैक्टर होता है, वो डिवाइजर होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक नंबर का, हर कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर का 1 जो होता है वो डिवाइजर होता है, वो फैक्टर होता है। तो 1 सबका फैक्टर होता है। ये बात ट्रू है? ट्रू है। ठीक है। अच्छा, आप एक बात देखिए, जब मैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिख रहा हूं तो उसकी स्टार्टिंग भी 1 से हो रही है। आया ना? बिल्कुल, क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर है। क्या है? स्मॉलेस्ट फैक्टर है। चलिए, जब मैं 24 के फैक्टर लिख रहा हूं तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा आ रहा है, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर जो उसको डिवाइड कर सकता है वो कौन सा आ रहा है? 24 ही आ रहा है। मतलब कि 24 का फैक्टर निकाल रहा हूं और 24 का हाईएस्ट फैक्टर 24 आ रहा है। 36 का फैक्टर निकालता हूं तो 36 का हाईएस्ट फैक्टर क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। 28 का फैक्टर निकाल रहा हूं तो 28 का हाईएस्ट फैक्टर क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। तो यहां से मेरे को एक बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है जी? तो हमको यहाँ से एक बात समझ में आती है, वो ये कि कोई भी नंबर होगा 4, एनी नेचुरल नंबर, और वो नंबर क्या होगा? n। कोई भी नंबर है, लेट से n, उस n के बारे में हम दो बात तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समझाएंगे देखो आपको अभी, है ना। और वो दो बात ये हैं, पहली बात ये और दूसरी बात ये, कि इस n का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है, क्या चीज? स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है और किसी भी नंबर के फैक्टर की स्टार्टिंग वो 1 से होती है। तो 1 किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है। और इस नंबर का जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा, क्या बोलते हैं उसको? लार्जेस्ट बोले या फिर क्या बोले, उसको हम हाईएस्ट भी बोल सकते हैं। हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? आप बोलेंगे सर वो खुद n होगा। क्या होगा? खुद n होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के लिए स्मॉलेस्ट फैक्टर तो 1 है और हाईएस्ट फैक्टर क्या है? वो खुद होता है। देखो, हाईएस्ट फैक्टर वो खुद क्यों होता है? क्योंकि फैक्टर का मतलब डिवाइजर होता है और किसी भी नंबर को उससे बड़ा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए जो उसका हाईएस्ट फैक्टर है वो खुद होता है। ठीक है ना, मतलब कि डिवाइजर वो हाईएस्ट खुद होता है। इसलिए 1 इसका फैक्टर है, 36 इसका खुद फैक्टर है। 1 फैक्टर है और 28 का 28 खुद फैक्टर है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आ गई। अब देखो सुनो, हम यहाँ से एक बात और समझते हैं। चलो अब बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। मैं इसको ना यहाँ पे कर रहा हूँ कि यहाँ पे कर देते हैं कि अगर मैं ये बोलूँ
कि n का कोई फैक्टर है, क्या है, n का कोई भी एक नंबर फैक्टर है, तो उस फैक्टर पे दो तीन कंडीशन लागू होती है। क्या होती है कि इस नंबर का जो फैक्टर है या तो वो कम से कम कितना होगा, 1 होगा। 1 से कम तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। अगर 1 नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर 1 नहीं हुआ तो 1 से बड़ा होगा, आए ना, बिल्कुल। नेक्स्ट चीज ये, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फैक्टर पे सेकंड कंडीशन ये भी लागू होती है कि या तो 1 या 1 से बड़ा होगा, या फिर जो फैक्टर है वो लास्ट लास्ट मैक्सिमम उस नंबर के बराबर होगा, n के बराबर होगा। अगर n के बराबर नहीं हुआ तो n से बड़ा तो नहीं होगा, क्या होगा, n से छोटा होगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आई बात। अगर मैं इस सारी बात को, कितनी बात को, अगर मैं इतनी सारी बात को, कितनी को, इतनी सारी बात को मैं बस एक बार में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, क्या, कि सर मेरे को एक बात समझ में आई यहाँ से कि फैक्टर की जो रेंज होती है वो कुछ ऐसी होती है, फैक्टर का फॉर्मेट ऐसा होता है किसी भी नंबर n के लिए, या तो वो 1 के बराबर, ठीक है, या वो इस तरफ n के बराबर होगा होगा। अगर 1 के बराबर नहीं हुआ तो 1 से बड़ा हो जाएगा। देखो मैंने एक ही में दो सिंबल मैंने ऐड कर दिए हैं, इक्वल का भी और ग्रेटर देन का भी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, या तो वो n के इक्वल होगा या वो n से छोटा होगा, मतलब इक्वल का भी और लेस देन का भी। तो जो हमारे फैक्टर है वो इस रेंज में लाई करेगा, मतलब कि 1 और n के बीच में ही फैक्टर घूमते रहेंगे, 1 से शुरू होंगे और n तक वो एंड हो जाएंगे। बोलो हाँ, बात समझ में आई नहीं आई, चलो आगे होगी। आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, मैं आपको इसलिए इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, ये लो भैया, ठीक है। वैसे आपको मालूम पड़ गया होगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ 35। हम एक बात समझते हैं, क्या, कि फैक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, फैक्टर का दूसरा नाम होता है डिवाइजर। तो भैया कोई भी नंबर फैक्टर कब होगा, जब वो उसका डिवाइजर होगा, जब वो उसको डिवाइड करता होगा। तो देखते हैं, क्या 6 35 को डिवाइड करता है, नो, तो 6 इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। चलिए और देखिए, क्या 8 35 को डिवाइड करता है, नहीं करता, तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, मतलब 35 का फैक्टर नहीं होगा 8, यानी जो 7 है, 7 35 को डिवाइड करता है, तो 35 का फैक्टर है 7। 11 35 को डिवाइड नहीं करता, तो 11 35 का फैक्टर नहीं होगा, सही बात है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ 120। तो 120 का फैक्टर कौन सा होगा, जो उसको डिवाइड करता होगा। अच्छा, क्या 11 उसको डिवाइड करता है, नहीं करता, तो उसका फैक्टर नहीं होगा। क्या 17 120 को डिवाइड करता है, नहीं करता, तो उसका फैक्टर नहीं होगा, है। जो 19 है, 19 भी 120 को डिवाइड नहीं करता, तो ये भी उसका फैक्टर नहीं होगा। 5 इसको डिवाइड करता है, क्योंकि उसके एंड में 0 बन रहा है, और 0 का मतलब होता है 120 के एंड में 0 बन रहा है, इस 0 का मतलब होता है कि इसके पास में एक 10 है, और जिसके पास में एक 10 होता है उसको तो 5 इजीली डिवाइड कर सकता है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 7250। मैंने आपको अभी समझाया कुछ टाइम पहले, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, आप बोलेंगे 1, और हाईएस्ट फैक्टर क्या होता है, आप बोलेंगे वो नंबर खुद होता है स्वयं। बोलो हाँ। तो इस नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होगा, बिल्कुल आंखें बंद करके बोलोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बोल रखा है उसने कि 125 का लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा होगा, विच इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 125। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर तो 1 होता है, बिल्कुल। उसका लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है, 125, ये उसका हाईएस्ट फैक्टर है। तो किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर वो खुद होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है नी। चलो अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, मैं इतने पानी पीता हूँ, है ना। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, आई होप, ठीक है। चलो समझते हैं, उसने क्या बोला है, इफ x इज द फैक्टर, x एक फैक्टर है,
किसका फैक्टर है? इस n का फैक्टर है। मतलब जो n का फैक्टर है उसको उसने x बोला हुआ है। n है, उस n का एक फैक्टर है। उस फैक्टर का नाम क्या है? x। x आप उसे फैक्टर बोले, हम उसको x बोलते हैं। x का नाम ज़्यादा ना ले बार बार, वरना आपको आपकी x की याद आ जाएगी, जो बहुत दुख की बात है। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मस्ट का अर्थ क्या है? बिल्कुल हर हाल में ट्रू होगा, वो हर हाल में ट्रू होगा। तो आप एक बात जानते हैं कि इस n का जो फैक्टर होगा x, या तो वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर की रेंज होती है वो 1 से शुरू होती है और उस नंबर पर खत्म होती है, इतना हम पढ़ चुके हैं। या फिर वो नंबर 1 नहीं होगा तो 1 से बड़ा होगा जो फैक्टर होगा, बिल्कुल। या हमने ये भी पढ़ा है कि फैक्टर लास्ट लास्ट या तो n के इक्वल होगा, या फैक्टर लास्ट लास्ट n से कम होगा, फालतू नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। ठीक है। अब बात समझिए, उसने बोला है मस्ट बी ट्रू, कौन सा पक्का ट्रू होगा? तो ये बोल रहा है कि फैक्टर 0 है, ये तो पॉसिबल नहीं है। फैक्टर 0 तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, बेवकूफ है वो तो। वो क्या बोल रहा है कि ये पक्का ट्रू होगा कि जो x है, मतलब फैक्टर 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा। ये किसने बोला है भाई? फैक्टर n के इक्वल भी तो पॉसिबल है। हमने यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बोल रहा है कि जो फैक्टर होगा वो हर हाल में n से छोटा होगा और हर हाल में 0 से बड़ा होगा। ये किसने बोल दिया भाई? फैक्टर तो n के इक्वल भी होता है, क्योंकि कोई भी नंबर अपना आप का फैक्टर होता है। सही बात है, नहीं है? बिल्कुल। तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है? सी ऑप्शन बोल रहा है कि x इक्वल और ग्रेटर देन 1 और x इक्वल और लेस देन n। ये बात तो ट्रू लग रही है भाई, क्योंकि जो फैक्टर है या तो वो 1 के इक्वल होगा, बिल्कुल, या 1 से बड़ा होगा। सही बात है। जो फैक्टर होगा या तो वो n के इक्वल होगा, बिल्कुल, या n से छोटा होगा। ये बात 101% ट्रू है, इसमें कोई शिकायत या शंका नहीं है। ठीक है। लास्ट वाला क्या बोल रहा है उसको एक बार देख लेते हैं भाई। लास्ट वाला बोल रहा है कि जो फैक्टर होगा x, या तो वो 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा। हाँ, ये वाली साइड तो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन हर हाल में n से छोटा होगा, ये वाली बात गलत है, क्योंकि फैक्टर n के इक्वल भी हो सकता है। इसे भी काट दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं, कुछ नया टॉपिक है, प्राइम नंबर्स वर्सेस कंपोजिट नंबर वर्सेस को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए समझते हैं व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जिसके ओनली एंड ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, अ नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली, इस वाली बात पे आप ध्यान दें, ओनली एंड ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। जो ये ओनली एंड ओनली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ 2, ना ही 1 ना ही 3। जो फैक्टर्स का जो नंबर है, या तो बस ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 भी ना हो और 2 से फालतू फैक्टर ना हो। ठीक है, ओनली 2, और दोनों के दोनों अलग अलग होने चाहिए और फैक्टर होने चाहिए। आप इस बात का ध्यान दें कि फैक्टर का सेकंड नाम क्या होता है? फैक्टर का सेकंड नाम होता है डिवाइजर। ठीक है जी। चलिए, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए, चेक करना है आपको कि जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। 2, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? जरा आप इसको एक बार चेक करें जी। कुछ किया करेंगे, देखो, मेरे कहने से पहले एक बार आप कर लेना भाई, है ना? ये नहीं करना है कि मतलब बस वीडियो चल रही है, मूवी चल रही है। ठीक है, मूवी नहीं है भाई ये। चलो समझते हैं अच्छे से। आप बताओ मेरे को कि 2 को कौन कौन डिवाइड करता है। आप बोलेंगे ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं
किसी भी नंबर को वन तो डिवाइड करता ही है, क्योंकि वो उसका हर किसी का फैक्टर होता है। और कोई भी नंबर हाईएस्ट और हाईएस्ट अपना भी फैक्टर होता है। ठीक है, समझिए। तो टू को एक तो वन डिवाइड करेगा और टू डिवाइड करेगा। कोई और ऐसा नंबर है जो वन से ज़्यादा है और टू से कम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टर वन या वन से बड़ा होता है, या उस नंबर के बराबर या उस नंबर से कम होता है। तो टू का फैक्टर जो है वो वन या वन से बड़ा होगा, टू या टू से कम होगा। तो देखो भाई, वन और टू के बीच में कोई नंबर नहीं बचा है जो बिल्कुल इंटीजर हो। ठीक है, तो टू एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके ओनली एंड ओनली टू और डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए, तो टू एक प्राइम नंबर है। एक बार थ्री को चेक करते हैं। थ्री को वन डिवाइड करेगा और थ्री डिवाइड करेगा, और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता है। तो टू भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। फोर चेक करते हैं एक बार। फोर को वन डिवाइड करेगा, बिल्कुल, और फोर डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि वन और लास्ट नंबर तो वो खुद होता है। चलिए, इन दोनों के बीच में कोई और नंबर है? बिल्कुल। कौन सा नंबर है? टू। तो क्या ये नंबर प्राइम है? नहीं, क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको ओनली एंड ओनली ओनली टू चाहिए, टू डिफरेंट फैक्टर्स। और हमारे पास कितने हैं यहाँ? तो हमारे पास में थ्री फैक्टर हो गए, और थ्री क्या हो गए? थ्री टू से एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है ना? तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? चलिए, एक बार चेक करें फाइव के लिए भी। फाइव को वन डिवाइड करेगा और एक फाइव डिवाइड करेगा। ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। सिक्स क्या है? सिक्स को वन डिवाइड करेगा, टू डिवाइड करेगा, थ्री डिवाइड करेगा, और खुद सिक्स भी डिवाइड करेगा। तो इसके कितने फैक्टर हैं? इसके फोर फैक्टर हैं, और जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो जाए वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो सिक्स इज नॉट द प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? क्लियर? एक बार चेक करते हैं अबाउट वन। वन इज व्हाट? बताइए, वन प्राइम नंबर है या फिर क्या है? बताइए मुझे एक बार सोचकर। देखिए, वन को कौन नंबर डिवाइड कर सकता है? आपने कहा वन। ओनली वन कैन बी डिवाइडेड बाई वन। तो वन को केवल वन डिवाइड कर सकता है। तो बताइए आप मुझे, किसी भी नंबर को उससे लार्जर नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। तो वन का फैक्टर वन से बड़ा पॉसिबल नहीं है, और वन अपना आप को डिवाइड कर सकता है लास्ट लास्ट। तो वन के कितने फैक्टर हैं? वन के ओनली वन फैक्टर है, एक फैक्टर है उसका केवल। और ऐसा होने से हमको क्या चाहिए? हमको ओनली एंड ओनली टू चाहिए, और डिफरेंट चाहिए। इसके तो टू फैक्टर है ही नहीं, और जिसके टू फैक्टर नहीं है वो क्या नहीं है? वो प्राइम नहीं होगा। तो वन इज नॉट प्राइम नंबर। क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल बात समझ में आई। चलिए, अब और समझते हैं कि एक बार कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। चलो एक बार सोचिए और समझिए। जी चलिए, देखो समझते हैं। आप एक बार सोचा करें बैठ के खुद कि हाँ, कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा। चलिए, हम तो आपको समझा ही देंगे। कोई भी नंबर जिसके मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स हों। अ नंबर having more than टू, टू नहीं, मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स। तो जिस नंबर के मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स हैं, दैट्स कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, चलिए समझिए, मोर देन टू, इसका आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल एक बार आप चेक कर सकते हैं। जो हमने पिछले स्लाइड पर जो फोर लिया था, कौन सा? फोर, और जो सिक्स है, उनको हम दोबारा करते हैं और समझते हैं कि क्या ये कॉम्पोजिट नंबर हैं। बिल्कुल। जो फोर है, फोर को कौन कौन डिवाइड करता है? फोर को वन डिवाइड करता है, फोर को टू डिवाइड करता है, एंड फोर को फोर डिवाइड करता है। तो इसके मोर देन टू फैक्टर्स हैं या नहीं है? बिल्कुल। सारे डिफरेंट हैं या नहीं है? बिल्कुल। तो ये क्या है? ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। बोलो हाँ। सिक्स को देखो एक बार। सिक्स क्या है? सिक्स को वन डिवाइड करेगा, टू डिवाइड करेगा, थ्री डिवाइड करेगा, और सिक्स डिवाइड करेगा।
तो 6 भी क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, अच्छा 5 चेक करें एक बार। 5 को 1 डिवाइड करता है और 5 डिवाइड करता है, तो 5 एक प्राइम नंबर है, वो कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। तो अब एक बात समझें, कोई भी प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर को केवल दो फैक्टर चाहिए। कोई प्राइम नंबर होगा तो उसके पास केवल दो ही फैक्टर होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि कोई भी नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर्स हो, दैट्स कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर है तो उसके केवल दो ही फैक्टर होंगे ओनली, और जिसके दो फैक्टर हैं उसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे ही नहीं। इसका अर्थ क्या है कि हर एक प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर नहीं होता, मतलब कोई भी प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नहीं होता। ठीक है, आप एक बात समझिए। एक बार 1 को चेक कर लेते हैं दोबारा से कि क्या 1 प्राइम तो नहीं था, क्या 1 कॉम्पोजिट है। 1 को कौन डिवाइड करेगा, 1 कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली 1। और जिस 1 के प्राइम नहीं हुआ, प्राइम होने के लिए उसको कम से कम दो फैक्टर चाहिए, टू फैक्टर्स चाहिए। जब उसके पास टू फैक्टर्स नहीं हुए तो क्या उसके पास में मोर देन टू फैक्टर्स हो सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो 1 इज नॉट द कॉम्पोजिट नंबर। 1 क्या नहीं है, 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो 1 के लिए मैं एक बात बोल दूं, क्या बोल दूं, देखो 1 कॉम्पोजिट भी नहीं है एंड नॉर, यहां आप ऐसे कर लो नीदर एंड नॉट, जो आपकी मर्जी है, नीदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। तो 1 किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, ना ही तो वो प्राइम है ना ही वो कॉम्पोजिट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं को प्राइम्स क्या होते हैं। देखिए समझिए, को का अर्थ होता है टुगेदर। क्या होता है इसका मतलब, टुगेदर। और प्राइम्स का अर्थ है, ठीक है, वो अभाज्य है, मतलब कि प्राइम्स का अर्थ है नो अदर फैक्टर इन कॉमन। इतना आप समझिए। ठीक है, उसका अर्थ है रेस्पेक्टिव प्राइम, या बोले तो रिलेटिवली प्राइम, जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप एक बार फिर समझिए दोबारा से, ये टुगेदर है। तो पहली बात तो ये कि को प्राइम नंबर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं, को प्राइम्स, मैं आपको लिख दे रहा हूं दोबारा से डेफिनेशन टाइप करके। अ पेयर ऑफ नंबर्स, a pair of numbers, है ना। अरे कहाँ से मच्छर आ गया, a pair of numbers, ठीक है, having no factor in common, no factor in common other than 1। इसको आप समझे, other than 1, कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, नो फैक्टर इन कॉमन अदर देन 1। 1 क्यों, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, 1 हर किसी का फैक्टर होता है, तो 1 तो सब में कॉमन आ ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे दो नंबर जो होते हैं वो को प्राइम्स होते हैं। समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन लेते हैं तब समझते हैं। मैंने 5 और 7 लिया, क्या 5 और 7 में कोई फैक्टर कॉमन है, 1 को छोड़ दो। देखो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, इसका फैक्टर 1 होगा और 5 होगा। इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर 1 होगा और 7 होगा। तो 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइजर। तो क्या ऐसा कोई नंबर है 1 के अलावा जो इनको डिवाइड कर सकता है, नो। तो अगर ऐसा नहीं है तो जो पेयर आपके सामने रखा हुआ है ये को प्राइम्स का पेयर है। इसका पेयर है, को प्राइम्स का पेयर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो मैंने आपसे बोला 5 और 6, क्या बोला, 5 और 6, 5 का फैक्टर कौन सा है, 1 एंड 5। 6 का फैक्टर कौन सा है, 1 2 3 एंड 6। क्या इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन है, नो।
तो जो आपके सामने पेयर रखा हुआ है ये कैसा पेयर है? को प्राइम्स का पेयर है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। देखो समझो, मैंने बोला कि एक क्वेश्चन हो गया और 35, 6 एंड 35। 6 का कौन कौन सा फैक्टर है? 1, 2 एंड 3 एंड 6। और 35 वाला कौन सा फैक्टर है? आप बोलेंगे 1 फैक्टर है इसका, 5 फैक्टर है इसका, 7 फैक्टर है इसका और 35 फैक्टर है इसका। ठीक है, क्या इन दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन है? नहीं, तो ये भी क्या होगा? ये भी को प्राइम है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया 6 एंड 10। 6 में कौन डिवाइड देगा? आपने कहा 1, 2, 3 एंड 6। एंड 10 में कौन डिवाइड देगा? 1, 2 एंड 5 एंड 10, ये डिवाइड देंगे। क्या इन दो नंबर्स में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन है? बिल्कुल है। क्या कॉमन है? ये 2 जो है, ये 2 इनका अदर देन 1 को छोड़ करके ये दूसरा फैक्टर कॉमन है। और ऐसा है तो जो आपके सामने पेयर रखा हुआ है ये नॉट को प्राइम्स, ये को प्राइम नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब आप एक बात समझें, को प्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? जो आपके सामने 5 रखा हुआ है, देखो ये प्राइम है बिल्कुल। जो 7 रखा हुआ है ये प्राइम है बिल्कुल। तो दो प्राइम नंबर हैं तो को प्राइम्स हैं बिल्कुल। जो ये आपके सामने है, क्या ये को प्राइम है? सॉरी, क्या ये प्राइम है? नो। ये 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है। जो 35 है ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। दोनों कॉम्पोजिट हैं, दोनों प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है आपस में, ये रेस्पेक्टिव तरीके से को प्राइम है। ठीक है ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दो प्राइम्स नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं, दो कॉम्पोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, यस। 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, बिल्कुल। तो एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकता है। तो हमको ये बात समझ में आई कि दो प्राइम नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं, दो कॉम्पोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं, एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। जरा आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर कौन सा है? तो प्राइम नंबर वो है जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, या केवल और केवल दो ही उसमें नंबर डिवाइड दे पाए। चलो समझिए एक बार। जो 12 है, 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो 1 डिवाइड देगा बिल्कुल, एक 12 खुद डिवाइड देगा बिल्कुल, और 1 और 12 के बीच में अगर एक भी नंबर ऐसा आ गया कि जो 12 में डिवाइड देता है, तो 12 के मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। और जब किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं तो वो प्राइम नहीं रहता। तो आप एक बात जानते हैं, किसी भी नंबर में वो 1 और वो खुद तो डिवाइड देगा ही देगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर उसके अलावा कोई एक भी नंबर ऐसा मिल गया कि जो उसमें डिवाइड देता है, तो ये श्योर है कि वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, ना कि वो एक प्राइम नंबर। तो 12 में एक तो 1 डिवाइड देता है और एक 12 डिवाइड देता है खुद। तो 1 और 12 को छोड़ के इन दोनों के बीच में 2 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है जो 12 में डिवाइड देता है। तो 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 5 में 1 और 5 डिवाइड देते हैं। 16 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 16 को 1 और 16 के अलावा 2, 4, 8 ये सब नंबर डिवाइड देंगे। ठीक है, 18 भी एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 18 को 1 डिवाइड देगा, 18 डिवाइड देगा और इन दोनों के बीच में 9 और 6 भी डिवाइड देगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर? बताइए कौन सा प्राइम नंबर है? 15 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 15 को 1 डिवाइड देगा, 15 डिवाइड देगा और बीच में 3 और 5 भी डिवाइड देंगे। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं वो तो प्राइम वैसे भी नहीं है। अच्छा,
क्या 1 एक प्राइम नंबर होता है? नो, 1 ना तो प्राइम और ना ही कॉम्पोजिट, इनमें से कोई सा नहीं होता है। बचाओ, बताओ मेरे को, 20, क्या 20 एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं। 20 को 1 डिवाइड देगा, 20 डिवाइड देगा, 10 डिवाइड देगा, तो जब 2 से फालतू आ जाए तो छोड़ दो वहीं पे, मतलब कि वो प्राइम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 13 को केवल 13 और 1 डिवाइड देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइम नंबर? कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? हमको इस बार आंसर क्या निकालना है? प्राइम नंबर नहीं है, तो जो भी प्राइम नंबर है उसको हम छोड़ देंगे। अब बताओ मेरे को, 17 तो प्राइम नंबर है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें चाहिए प्राइम नंबर नहीं है। 19 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 21 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 21 को 1 डिवाइड करेगा, 21 डिवाइड करेगा और बीच में 3 भी डिवाइड करेगा और 7 भी डिवाइड करेगा। आई होप आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है? तो उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? जल्दी बोलो। 11 तो प्राइम नंबर है, बिल्कुल। 7 भी प्राइम नंबर है, बिल्कुल। 23 भी प्राइम नंबर है, बिल्कुल। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 तो ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, ठीक है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्पोजिट नंबर? इनमें से कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है? जल्दी बताइए मेरे को। कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। 3 तो एक प्राइम नंबर है, मैंने पहले बोला था आपसे, कोई भी प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नहीं होगा और कोई भी कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नहीं होगा। तो 3 अगर प्राइम है तो वो कॉम्पोजिट नहीं होगा, 7 अगर प्राइम है तो वो कॉम्पोजिट नहीं होगा, 13 प्राइम है तो वो कॉम्पोजिट नहीं होगा, सी यानी 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 12 को 1 डिवाइड करेगा, 12 डिवाइड करेगा और इनके बीच में 2, 6 ये सब डिवाइड करेंगे, ठीक है? बात मालूम पड़ी, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोजिट नंबर? तो जो कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? वो फिर पॉसिबल है कि प्राइम हो जाए। अब बताओ मेरे को, क्या 14 एक कॉम्पोजिट नंबर है? तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको चाहिए कि कॉम्पोजिट नहीं है वो चाहिए हमको, क्योंकि 14 को 1 डिवाइड करेगा, 14 डिवाइड करेगा और 7 भी डिवाइड करता है इसको। 10 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 10 को 1 डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड करेगा और 5 और 2 भी डिवाइड करेंगे। बी भी आंसर नहीं है, क्योंकि 8 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है और 11 एक प्राइम नंबर है, तो ये कॉम्पोजिट नहीं होगा। सही बात है नहीं है? चलो, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके क्वेश्चंस जो है स्टार्ट होते हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वो है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये दो नंबर कॉम्पोजिट नंबर क्यों हैं? आप इसको एक बार सोचें, वीडियो को पॉज करें, तब बताएं। मैं इतनी पानी पीता हूँ। चलिए करते क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला, ठीक है? आपके बुक का क्वेश्चन है, समझते हैं। इससे पहले आप एक बात समझिए जरा, ठीक है, कि टर्म्स क्या होते हैं। एक टर्म नाम का वर्ड है टर्म्स, ठीक है? देखो, जो टर्म्स होते हैं वो एक प्लस या माइनस से दूसरे प्लस या माइनस तक एग्जिस्ट करते हैं। क्या मतलब है मेरा? मेरा मतलब ये है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, 4x² प्लस 3x प्लस 7y²। ओके, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? टर्म्स मतलब पद, हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है? तो टर्म्स का मतलब क्या होता है? तो एक टर्म्स तो ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। एक प्लस से लेकर दूसरे प्लस या माइनस तक जो आता है वो टर्म आता है, ठीक है? तो इसमें 3 टर्म है। इतना आपको बात समझ में आती है? आती है। चलो, दूसरा आपको मुझे ये समझाना है कि अगर कहीं पे 6 लिखा हुआ है, 6, तो 6 को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको लिख दिया 4 या 6 नहीं, हम 8 लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से। 8 कोई नंबर है, मैंने इसको 8 को 6 + 2 लिख दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कल को मैं 6 को ऐसे लिख दूं, 3 × 2 × 1 एंड देन +2,
तो क्या अब ये 8 नहीं है? अभी भी तो देखो ये 8 है, बस इतना अंतर है कि मैंने 8 को दो टर्म्स में बांट दिया है और पहले टर्म को मैंने उसके फैक्टर्स करके लिख दिया है और दूसरे को मैंने जो कि त्यों लिख दिया है, सिंपल। इतनी बात आपको समझ में आती है? आती है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो ये एक टर्म यहाँ पर है और एक टर्म यहाँ पर है। उसने किसी नंबर को इस तरह तोड़ा है दो टर्म्स में, और उसने पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई के रूप में ब्रेक कर दिया है और दूसरे को उसने छोड़ दिया है। वही सेम दूसरे वाले क्वेश्चन में उसने दो टर्म्स में इसको ब्रेक किया है और पहले वाले टर्म को उसने मल्टीप्लाई में यानी फैक्टर्स में तोड़ दिया है, दूसरे को उसने जो कि त्यों छोड़ दिया है। आपको बात समझ में आती है? आती है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपने पहला वाला क्वेश्चन करना है सॉल्व। कैसे? ऐसे करना है। लेट, माना, क्या माना मैंने कि कोई नंबर होगा n और उस n को हमने इस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ है 7 × 11 × 13 + 13। क्लियर? क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं एक बात कि इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा? आपने बोला 13, तो यहां बचेगा 7 × 11 + 1। एक बात का आप ध्यान रखें, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हम दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं और जिसको हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं उन दोनों टर्म्स को। कैसे? ये दो टर्म्स थी, मैंने इससे 13 कॉमन लिया तो 13 से डिवाइड किया, मैंने 13 कॉमन लिया तो 13 से डिवाइड किया। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा ये और यहाँ बचेगा ओनली 1। क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 7 × 11 लिखा हुआ है। इसका आप ध्यान रखें, ठीक है? कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। चलिए करें स्टार्ट। चलो, इक्वल्स टू 13 इंटू ये होगा आपका 77 + 1, ये आएगा आपका 13 × 78। क्लियर? इसको आप और तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, वरना आपकी मर्जी, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। आप इसको तोड़ सकते हैं 13 × 6। ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमको प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मान लो कल को 6 होता और 6 को आप 2 × 3 करके ऐसे आपने लिखा होता, तो आपको इस टाइम मालूम है कि 6 के जो फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपने कहा 1, 2, 3 और 6 होते हैं। और यहाँ जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ आपको केवल 2 और 3 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। और 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर दो नंबर दिख जाए तो आप समझ जाना कि 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है और ये दो फैक्टर और आ गए हैं, ठीक है, 2 और 3। इतनी आपको बात समझ में आ गई है? बिल्कुल। तो जैसे ही आपको यहाँ पर दो नंबर दिखे तो समझ जाना कि यहाँ पर 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, यहाँ पर 1 के अलावा दो फैक्टर आ रहे हैं, दो नंबर आ रहे हैं। तो इसके 1 और ये दो नंबर यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। और ऐसा होते ही हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। और अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो जो आपको यहाँ पर फैक्टर दिख रहे हैं आप उनकी मल्टीप्लाई से भी एक और फैक्टर लेके आ सकते हैं, जो कि 6 यहाँ पर दिख रहा है आपको। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है। तो कॉम्पोजिट होने के लिए उसको केवल मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्योंकि, है ना, बिकॉज एन, एन ना लिख के आप सिंपल ऐसा लिखो 7 × 11 × 13 + 13 has more than 2 factors. Therefore, 7 × 11 × 13 + 13 is a composite number. Composite
नंबर। क्लियर? क्योंकि देखो यहाँ से हमको मालूम पड़ रहा है पहले ही कि एक तो इसका 6 फैक्टर है, इसका 13 फैक्टर है, और यहाँ पर देखो इन ये 78 भी इसका फैक्टर है। हम इनकी मल्टीप्लाई से और लेके आ सकते हैं, 169 भी इसका फैक्टर है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, और जब मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। ठीक है जी, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर एक बार 2 देखते हैं, जो ये इसका ये वाला पार्ट है, ताकि आप इसको समझ जाएं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम एज्यूम करेंगे, लेट m इक्वल्स टू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। क्लियर? ओके। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? आप बोलेंगे यहाँ से कॉमन आएगा 5, तो क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा 1, दैट्स कॉल्ड 5। यहाँ पर आएगा आपका 2 3 जा 6 4 जा 24, तो यहाँ आएगा 42, इन दोनों से आएगा 24, ओके, एंड देन प्लस 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आंसर आएगा? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके सामने, आप भी कर सकते हैं। ओके, 4 2 जा 8, 16 एंड 4 0 8, ओके, एंड 2 10 1008। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। मैंने कुछ अलग तरीके से किया है, शॉर्टकट से, आप सिंपल कर सकते हैं। मैंने वैदिक मैथ से किया है। चलिए समझिए कितना है इसका आंसर आया। इसका आंसर आया 1008 एंड प्लस 1। तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 इंटू 1009। अब यहाँ आप बताइए मुझे कि आपको इसके कितने फैक्टर दिख रहे हैं साफ साफ। देखो आपको यहाँ इसके, मैं इसको थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, यहाँ से आप आराम से बोल सकते हैं कि इस नंबर का एक तो 5 फैक्टर है, एक इसका 1009 फैक्टर है, और एक फैक्टर इनकी मल्टीप्लाई से बन सकता है। क्या बनेगा? आप बोलेंगे इसका फैक्टर बनेगा ये वाला। बोलो हाँ या ना? क्योंकि हम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके भी एक नया फैक्टर लेके आ सकते हैं। जैसे 2 इंटू 3 तो 6 आ गया था, है ना? जस्ट वैसे ही तो यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, नहीं हो गए? और वैसे भी आपको एक बात तो मालूम है कि देखो भाई 1 तो सबका फैक्टर होता है 5 यहाँ पर है, और यहाँ पर ये 1009 है, तो ऑलरेडी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो हम इजीली ये बोल सकते हैं कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। बोलो हाँ या ना? चलो यहाँ पर हम लिखेंगे वही सेम चीजें, बिकॉज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्लियर, हैज more than 2 factors, more than 2 factors. Therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 क्या हो जाएगा? Is a composite number. Am I right? Correct. और आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है सर। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से लिख लें। लो भैया देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे तो ऐसा देख लेना, ये लीजिए ऐसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ऐसे, जो आपको पता है। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ऐसे करके आपके सामने फिक्स कर देता हूँ। ये लीजिए,
ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करें, आप भी ट्राई कीजिएगा जो आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, वाई एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। फिर से वही करेंगे हम तो, लेट n इक्वल्स टू 3 × 5 × 7 + 7, ऐसे मान लिया। इनमें से कॉमन क्या आएगा? 7। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 × 5 + 1। क्लियर? यहां से क्या आएगा? आप बोलेंगे यहां से आएगा 15 × 15 + 1, तो आप बोलेंगे ये आएगा 17 × 16। हालांकि आप 16 को और तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 7 × 2 × 8, पर आप करें या ना करें आपकी मर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 होता है, एक 7 है और एक 16 खुद है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिकॉज 3 × 5 × 7 + 7 हैज more than 2 factors, therefore 3 × 5 × 7 + 7 is a composite number. composite नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना ही था आज का लेक्चर, हमने जो सॉल्व किया वो किया, बाकी हम कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मेरा मतलब है। आप लिए तो क्या ही कल होगा, ठीक है। चलो, अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो नंबर 1 आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और खासकर से उन बच्चों के लिए करें जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जिनको रियल एजुकेशन एक्वायर करनी है, जिनको समझना है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ हर कोई बंदा फीस देकर नहीं पढ़ सकता, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। सही है, बहुत लोग ऐसे हैं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मैं जानता हूं कि बहुत लोग ऐसे हैं उनके पास फीस के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो पढ़ाई से दूर रह जाएं, ठीक है। चलो, तो आप इसको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग पढ़ने वाले हैं उन तक, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप पे दबाव नहीं है, आपकी मर्जी है, लगा है अच्छा तो लाइक कीजिए, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। और आप, अगर आपको अच्छा लगा है, आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, इट्स ओवर नाउ एंड आई विल अपलोड द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।